छोटे से मेकअप रूम में देवरानी रेशमा मेकअप कर रही है। साथ में उसका हस्बैंड मेकअप किट लिए खड़ा है। तभी गोलू आता है और पाउडर हाथ में लेकर कहता है, चाची आपके पास तो मेरी माँ से भी ज्यादा सामान रखी है, मैं आपका ये वाला पाउडर लगा लूं? इसे लगाने से मैं भी गोरा हो जाऊंगा। चुपचाप से मेरा सामान यहाँ रखो और भागो यहाँ से। और तुम देख क्या रहे हो? ये छोटा सा रूम, इसे तुम मेकअप रूम बोलते हो? यहाँ तो मेरा सामान रखने की भी जगह नहीं है। मैंने अपना सारा सामान उस कार्टन में रखा है। ऊपर से बदमाश आकर मेरे सामानों को हाथ लगाता रहता है। आखिर कब बनवाओगी मेरे लिए बड़ा मेकअप रूम जैसे मेरे मायके में था? अरे थोड़ा शोर मचाना कम करो। अगर घर वालों ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? भाभी भी तो पिछले 10 सालों में इसी अपने छोटे से मेकअप रूम में एडजस्टमेंट कर रही है ना। उस गरीब की किस्मत अच्छी है कि ससुराल में उसे ये छोटा ही सही पर मेकअप रूम तो मिला, वरना मायके में तो उसके पास वो भी नहीं था। और ये अब मुझे दे दिया, पर मैं गरीब नहीं हूँ। आई बात समझ में? और तू अभी तक भागा नहीं यहाँ से? नाराज रेशमा बेचारे गोलू को एक थप्पड़ लगाकर अपने मेकअप रूम से बाहर कर देती है। ये देख पूरा परिवार जमा हो जाता है। रेशमा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? आपके बेटे ने मेरी नाक में दम कर दिया है। एक तो मेरा इतना छोटा सा मेकअप रूम है, उसमें मेरा दम घुटता है, और ये आकर मुझे और परेशान करता है। अब मैं उस छोटे से मेकअप रूम में और तैयार नहीं हो सकती। मुझे वो गेस्ट रूम चाहिए। उसे मेकअप रूम बनाओ मेरा, नहीं तो मैं मायके चली। माँ रेशमा सही कह रही है। इतना छोटा सा मेकअप रूम है, उसे स्टोर रूम बना दो। घर में हो रहे रोज कलेश की वजह से शांति गेस्ट रूम को मेकअप रूम में बदलने का फैसला लेती है। भैया, यहाँ पर मेरा बड़ा सा शीशा लगेगा और लाइट भी बड़ी होनी चाहिए सारी। और हाँ, यहाँ पर कुछ ड्रॉर बना दो और ये कबर्ड होना चाहिए और इसमें लॉक वाला सिस्टम भी रखना। रेशमा, तुम तो बहुत अच्छे से इस मेकअप रूम को तैयार करवा रही हो, और तुम्हारा ये मेकअप रूम तो बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ तो हम दोनों का सामान आ जाएगा। एक बार ये मेकअप रूम बन जाने दो, फिर हम दोनों देवरानी जेठानी से आराम से यूज करेंगे। क्या कहा आपने? दोनों देवरानी जेठानी? आपने अपनी शक्ल देखी? आप जैसे गरीब कभी भला इतने बड़े मेकअप रूम में नहीं रह सकते। मेकअप रूम तैयार होने से पहले ही कविता रेशमा को अपने मेकअप रूम में आने से मना कर देती है, और ये बात रेशमा को बहुत बुरी लगती है। जिसके बाद वो उसी अपने छोटे से मेकअप रूम में जाती है जो रेशमा को दिया गया था। रेशमा को तो मेकअप की ABCD भी नहीं आती, और उसके लिए इतना बड़ा मेकअप रूम। और यहाँ मैं 10 सालों से माँ जी से सिर्फ अपने मेकअप रूम में कुछ ड्रॉर बनवाने के लिए कह रही हूँ, पर माँ जी ने मेरी एक नहीं सुनी, और ये देवरानी के आते ही इसे दे दिया। और जब उसके लिए बड़ा मेकअप रूम बन रहा है तो मुझे ये दोबारा दे दिया, पर ये बहुत छोटा है। इस वजह से मुझे आज अपना आधे से ज्यादा मेकअप का सामान, मशीन अपने कमरे में और नंद जी के कमरे में रखना पड़ा है। कविता अपना छोटा सा शीशा, कुछ ड्रॉर और नॉर्मल चेयर देखकर परेशान होती है। कुछ ही दिनों में रेशमा का मेकअप रूम बनकर तैयार हो जाता है, और अब वो तैयार होने के लिए अपने मेकअप रूम से बाहर से मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर तैयार होती है। ऐसे ही एक दिन, अरे आ गई आप? कब से मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। आइए, बहुत बड़ा मेकअप रूम है मेरा। आज मेरा फेशियल और नेल एक्सटेंशन कर दीजिए। रेशमा, ये काम तो मुझे भी आता है, क्यों फिजूल के पैसे खर्च कर रही हो? माना कि तुम अमीर हो और कुछ पैसे बचाना भी तो सीखो। रहने दीजिए जेठानी जी, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। आप मेरे बड़े से मेकअप रूम में आने का बस मौका ढूंढती हैं। रेशमा की ऐसी बातें सुनकर कविता अपने कमरे में जाती है, जहां पूजा आती है और अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, जब से रेशमा भाभी का बड़ा मेकअप रूम बना है, वो तो अपने मेकअप रूम में ही बैठी रहती है। मुझे फेशियल करवाना था, आप मेरा फेशियल कर दो ना, पिछली बार की तरह मत करना। पूजा, एक बार मेरा मेकअप रूम देखा है? ये कितना छोटा है, सही से 2 इंसान खड़े भी नहीं हो पाते, और शीशा भी इतना छोटा है, लाइट भी नहीं लगी है। ऊपर से फेशियल करने के लिए जब मैं चेयर घुमाती हूँ तो मुझे चोट लग जाती है। एक काम करो, मैं तुम्हारे कमरे में ही तुम्हारा फेशियल कर देती हूँ। यहाँ से ज्यादा रोशनी तो तुम्हारे कमरे में है। अब कविता अपनी नंद को फेशियल उसके कमरे में जाकर करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन शांति के कुछ मेहमान आते हैं, और घर में कमरा न होने की वजह से शांति रेशमा से कहती है, बहू, तेरे कहने पर मैंने गेस्ट रूम को तेरा बड़ा मेकअप रूम बना दिया। अब तू बता, मैं अपने मेहमानों को कहाँ रखूं? माफ करना माँ जी, उस वक्त मैंने कहा होगा, पर आप खुद सोचिए ना, अगर मैं अपना कमरा आपके मेहमानों को दे दूंगी तो क्या मैं अपने मेकअप रूम में सोने के लिए जाऊंगी? तो भाभी, आपका मेकअप रूम बहुत बड़ा है, हम वहीं 2 गद्दे लगवा देते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जानते भी हो मेरे मेकअप रूम में हेयर स्पा की मशीन, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, नेल आर्ट मशीन और भी पता नहीं कितनी महंगे महंगे प्रोडक्ट रखे। अगर भगवान ना करे उन गंवार मेहमानों से कुछ टूट जाए या खो जाए तो इसका हर्जाना जाना कौन भरेगा? रहने दीजिए माँ जी, रेशमा अपने आगे किसी की नहीं चलने देगी। पैसे का गुरूर जो है इसको,
आप मेहमानों को मेरे कमरे में भेज दीजिए। एक रात की तो बस बात है, मैं गोलू को लेकर नंद जी के कमरे में चली जाऊंगी। वैसे भी विवेक जी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। उस दिन भी कविता अपनी सास की परेशानियों को समझती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन मेकअप रूम खुला देख गोलू रेशमा के बड़े मेकअप रूम में चला जाता है और मेकअप ब्रश लेकर दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। चाची को अपना मेकअप रूम बहुत पसंद है और ये बहुत सुंदर भी है। आज इसकी दीवार पर पेंटिंग कर लेता हूँ। बदतमीज, ये क्या किया तूने? मेरा पूरा मेकअप रूम खराब कर दिया। बहुत बदमाश हो गया है तू। रुक, अभी तेरे हाथ पैर तोड़ती हूँ मैं। इतना बोलकर रेशमा गोलू को मारने लगती है। जहां कविता अपने छोटे से मेकअप रूम में किसी लड़की की आईब्रो बना रही होती है तो अपने बेटे की रोने की आवाज सुनकर वो रेशमा के मेकअप रूम में जाती है और उसके मेकअप रूम की दीवारें देखकर हैरान रह जाती है। देख रही हैं दीदी, आपकी तरह आपका बच्चा भी गंवार है एक नंबर का। क्या हाल किया इसने मेरे इतने बड़े मेकअप रूम का। वो सब तो ठीक है रेशमा, पर तुम्हें गोलू को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। वो अभी बच्चा है। अगर इस बच्चे को आज नहीं मारती ना तो आज उसने दीवार खराब करी है, कल को ये मेरा पूरा मेकअप रूम खराब कर देता। लाखों रुपए लगाए हैं मैंने इस मेकअप रूम में। इसकी माँ की तरह नहीं जो 10,000 में छोटा सा मेकअप रूम बनाकर बैठ गई और आज पड़ोस के लोगों का मेकअप करके दिन के 100 रुपए कमा रही हैं। बस बहुत हो गया रेशमा, मैं अपने दम पर कुछ पैसे कमा पाती हूँ, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है और बाहर की आर्टिस्ट को बुलाकर अपने बड़े से मेकअप रूम में तैयार होती हो। और गोलू तू खबरदार, अगर अब से इस मेकअप रूम में तूने कदम भी रखा। मेकअप रूम को लेकर दोनों देवरानी जेठानी में तकरार हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करनी बंद कर देती हैं। ऐसे ही एक दिन, बहू रात को हमें पार्टी में जाना है तो तुम सब टाइम पर अच्छे से तैयार हो जाना। रेशमा भाभी, जब से आपका मेकअप रूम बना है आप इसी में तैयार होती हो, एक दिन मुझे भी इसमें तैयार होने दो ना। मेरा मन होगा तो करवा दूंगी तुम्हें भी तैयार, वरना तुम्हारी प्यारी बड़ी भाभी तो है और उनका छोटा सा मेकअप रूम, उसमें ही हो जाना तैयार। घमंड में चोर रेशमा इतना बोलकर वहां से चली जाती है और शाम को पार्लर वाली को बुलाती है। और जब पार्लर वाली उसके मेकअप रूम में सामान लेकर आती है तो उसका बड़ा सा मेकअप रूम देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, इसका मेकअप रूम तो मेरे पार्लर से भी बड़ा है। वहां तो वो सारी मशीन रखी है जो मेरे पार्लर में नहीं है। मैं बेकार ही अपना सामान लेकर आई। यहाँ तो काफी महंगे सामान है। क्यों मेरा मेकअप रूम देखकर हैरान रह गई ना? अब मेरे मेकअप रूम को घूरना बंद करो और जल्दी से मेरा मेकअप करो। 8 बजे हमें पार्टी के लिए निकलना है। वो लड़की अब रेशमा को तैयार करने लगती है और उसके चेहरे पर ब्लीच करती है, जिस वजह से कुछ देर रेशमा आंख बंद करके बैठी होती है। तो इसी बीच लड़की हेयर स्ट्रेनर, फाउंडेशन जैसी महंगी महंगी चीज चोरी कर लेती है और मेकअप करके समय से पहले बिना पैसे लिए वहां से जल्दबाजी में चली जाती है। अरे बड़ी अजीब लड़की है, बिना पैसे लिए इतनी जल्दबाजी में यहाँ से चली गई। मैं तो टाइम पर तैयार हो गई। एक बार सारा सामान देख लूं, फिर मेकअप रूम में ताला लगा दूंगी, वरना वो गोलू का बच्चा आकर फिर कुछ गड़बड़ी कर देगा। इतना बोलकर रेशमा अपना सारा सामान रखने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका कुछ सामान गायब है और वो रोती हुई अपनी जेठानी के मेकअप रूम में जाती है और उसके मेकअप रूम में तलाशी लेती है। लगता है उस लड़की ने मेरा मेकअप सामान चोरी तो नहीं कर लिया है। भगवान, लाखों का सामान था मेरा। कोई बात नहीं रेशमा, शांत हो जाओ, मैं अभी घर वालों को बताती हूँ। कविता ये बात घर वालों को बताती है, जिसके बाद निखिल रेशमा को डांटते हुए कहता है, और कर लो अपनी मनमानी। अगर तुम भाभी से तैयार होती तो तुम्हारा एक भी सामान चोरी नहीं होता। भाभी गरीब है लेकिन चोर नहीं, पर तुम्हें तो घमंड था अपने बड़े से मेकअप रूम पर। अब चिंता मत करो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। बस तुम पार्लर वाली का नंबर दे दो, वो उसको पकड़ लेंगे और अभी पार्टी में चलो। इतना बोल पूरा परिवार पार्टी में जाता है और कुछ देर में पुलिस वाले उस पार्लर वाली को पकड़ लेते हैं। माफ करना, मैं चोर नहीं हूँ, पर थोड़ी लालच में आ गई थी क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। इतना महंगा मेरे पास भी सामान नहीं था और मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ सामान बेचकर अपनी माँ का इलाज करवा लूं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहू माफ कर दे, बेचारी मजबूर थी। और कर लो भाभी घमंड पैसे का। उस दिन सबके कहने पर रेशमा उस लड़की को माफ कर देती है। साथ ही साथ उसे अकल आ जाती है, जिसके बाद वो खुद घर जाकर अपनी जेठानी का मेकअप का सामान लेकर अपने बड़े से मेकअप रूम में जाती है और उस दिन के बाद दोनों देवरानी जेठानी एक ही मेकअप रूम का इस्तेमाल करती। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है अमीर देवरानी का बड़ा वर्सेस गरीब देवरानी का छोटा मेकअप रूम। इस घर में एक छोटी देवरानी थी और एक बड़ी देवरानी
गरीब थी और छोटी देवरानी बहुत ज़्यादा अमीर थी। तो जो अमीर देवरानी थी उसके पास छोटा सा मेकअप रूम था, इसलिए उसने घर से कहकर बड़ा मेकअप रूम बनवाया और उस बड़े मेकअप रूम में किसी को आने भी नहीं देती थी। वो अपने बड़े रूम में बहुत ज़्यादा घमंड करती थी और बाहर से आर्टिस्ट को बुलाकर अपना मेकअप करवाती थी। उसमें अगर गरीब बहू का छोटा बच्चा भी चला जाता था तो उसे भी मार कर भगा देती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और गरीब बहू अपने छोटे से मेकअप रूम में मेकअप करती रही और बड़ी बहू अपने बड़े और अच्छे से मेकअप रूम में एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट को बुलाकर मेकअप करवाती रही। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन बड़ी बहू ने एक मेकअप आर्टिस्ट बुलाया और उससे अपना मेकअप करवाया। वो मेकअप करवा ही रही थी, उसके बाद उस आर्टिस्ट ने उसके वहाँ से महंगी महंगी चीज़ें चुरा ली जो उसके पास नहीं थी। तो उसने उसके पास से चुरा ली और चुरा कर उसको लेकर चली गई। जब वो उठी तो उसे पता चला कि वो तो गायब है। तो उसने अपने कमरे में देखा और गरीब बहू के कमरे में भी देखा। उसके बाद उसे जब नहीं मिला तो उसने ये घर में बात बताई। तब घर वालों ने पार्टी में जाकर उस चोर को पकड़वा दिया और उससे सामान भी वापस मिल गया और ये सब खुशी खुशी रहने लगे। गांव वाली वर्सेस शहरी बहू की साड़ी ड्रेस। हे भगवान, ये गर्मी क्या कह रही है, कितनी ज्यादा तेज गर्मी हो गई है एकदम से ही। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग माँ जी, मैंने शौर्य और राघव जी दोनों के लिए टिफिन बना दिए हैं। अब आप कहो तो सभी का नाश्ता भी बना दूं क्या? हाँ बना दे, पूछती क्यों है। और हाँ सुन, गर्मी ज्यादा हो रही है तो आज चाय की जगह जूस बना देना। मेरे लिए बिना शुगर के जूस बनाना। वो क्या है ना कि मैं नो शुगर डाइट पर हूँ। अरे बहू, क्या होती है ये डाइट वाइट? बिल्कुल भी डाइटिंग वगैरह मत करना। तू तो पहले ही कितनी सुंदर है, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है कि बस पूछो नहीं। कोई डाइट वाइट मत करना, नहीं तो तबीयत भी खराब हो सकती है। नहीं माँ जी, नो शुगर डाइट से तबीयत खराब नहीं होगी और दुरुस्त रहेगी। चल तो तेरी मर्जी। सुन लिया ना तूने शालिनी? जाकर सभी के लिए नाश्ता बना दे। और हाँ, पराठों पर जरा लिमिट में घी लगाना। अपने गांव की तरह घी में डूबे हुए पराठे हम सबके आगे ना रख देना। गंगा की बात सुनकर शालिनी सभी के लिए नाश्ता बनाने को चली गई। माँ जी को मेरी फिक्र जरा सी भी क्यों नहीं है? बस इसलिए क्योंकि मैं गांव से आई हूँ। गांव से होना क्या कोई गुनाह है? शालिनी ऐसे ही खुद से ही बातें कर अपने दिल को हल्का करने लगी। शालिनी गंगा की बड़ी बहू थी जिसको उसका बेटा गांव से शादी करके लाया था। शालिनी की एक देवरानी भी थी जो कि शहर से ही आई हुई थी और इसी वजह से गंगा शालिनी को कम और पूजा को ज्यादा महत्व देती थी। शालिनी भाभी, मेरा नाश्ता आप मेरे कमरे में ही ले आना। वो क्या है ना, मुझे कुछ काम है तो मैं नीचे सबके साथ नाश्ता नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। पूजा के बोलने पर शालिनी नाश्ता बनाकर पूजा के कमरे में लेकर जाने लगी। पहले उसने नीचे सबको नाश्ता दिया और फिर वो पूजा के कमरे में पहुंची जहां पूजा अपनी डिजाइनर ड्रेसेस को निकालकर उन्हें चेक कर रही थी। आ गई आप? यहीं रख दीजिए। भगवान, कितना बड़ा कमरा है, साथ ही एसी भी लगा हुआ है। क्या बात है, मेरा कमरा तो इससे आधा ही है और साथ ही ना कोई एसी है ना ही कूलर। ओ हेलो, कहाँ खो गई? नाश्ता दो और जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये लो। शालिनी पूजा का कमरा जब भी देखती थी तो वो ऐसे ही हैरान हो जाती थी क्योंकि उसके हिस्से में घर का बस एक छोटा सा कमरा ही था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। पूजा अपने बड़े कमरे में ऐश से रहती थी, वहीं दूसरी तरफ शालिनी अपने छोटे से कमरे में गुजारा करती थी। शालिनी को सिलाई करने का शौक था। वो अपने खाली वक्त में सिलाई किया करती थी और आज भी वो कुछ सिल ही रही थी। बस ये एक सिलाई और निकल जाए तो मेरा साड़ी का ब्लाउज पूरा हो जाएगा। भगवान, मैंने जैसा फोटो में देखा था मेरा ब्लाउज और साड़ी दोनों मैंने वैसे ही सिल डाले। अब जब मैं इसे पहनूंगी तो मुझे यकीन है कि माँ जी मेरी तारीफ जरूर करेंगी। शालिनी ऐसे ही खुश होने लगी। आखिरी सिलाई करने के बाद उसने अपने हाथों से बनाई हुई अपनी डिजाइनर साड़ी को पहना और आईने में खुद को देखा। अरे वाह, ये तो उस मॉडल से भी ज्यादा मेरे ऊपर सुंदर लग रही है। माँ जी को दिखाकर आती हूँ। शालिनी खुशी खुशी अपनी ड्रेस को दिखाने के लिए कमरे से निकल आई कि तभी अपने कमरे से नई ड्रेस पहने पूजा भी निकली।
अरे शालिनी, मैं कह रही थी कि आज इसने सस्ते से कपड़े में से ये इतनी सुंदर साड़ी बना ली, क्या बात है। माँ जी देखिए, यही वो ड्रेस है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, बताइए कैसी लग रही है। बहुत सुंदर है बहू, इसका कपड़ा भी बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम है, सच में बहुत ही प्यारी है। वो तो है, इसका कपड़ा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। माँ जी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? तेरी साड़ी ठीक ठाक है, ऐसे क्यों पूछ रही है? गंगा को शालिनी की साड़ी भी पसंद आई थी, लेकिन उसने उसकी तारीफ नहीं की। लेकिन शालिनी ने इस सब पर भी अपना दिल छोटा नहीं किया। ऐसे ही आज के दिन गंगा की दोनों बहुएं उसके साथ बाजार आई हुई थी, जहां माँ जी देखो ना, कितना सुंदर सुंदर कपड़ा बिक रहा है, चलिए यही खरीद लेते हैं। गर्मी भी है तो इसमें से डेली के 2-4 ठंडे ठंडे से सूट बन जाएंगे, मैं आपके लिए बना दूंगी। तो सिलेगी? कपड़ा पैसे का आता है, बिगाड़ मत देना। मेरे ऊपर यकीन रखिए माँ जी, मैं आपका कपड़ा खराब नहीं करूंगी। शालिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। तीनों सास बहू कच्चे कपड़े की दुकान में चली गई, जहां वाह कितने अच्छे अच्छे प्रिंट हैं। इस वाले में से तो अनारकली अच्छी लगेगी, और ये वाला मैं माँ जी का सूट बनाने को ले लेती हूँ। पूजा बहू, तू भी अपने लिए कुछ ले ले, सस्ते सस्ते से कपड़े हैं, गर्मी के सूट बना लेना। माँ जी आप तो जानती है कि मुझे ऐसे सस्ते सस्ते कपड़े खरीदना जरा भी पसंद नहीं है, और ऊपर से ये मेरी क्लास से भी मैच नहीं करता। मैं तो किसी अच्छे शोरूम या फिर ऑनलाइन ही कोई अच्छी सी ड्रेस देखकर खरीदूंगी। पूजा की बात सुनकर गंगा बस चुप सी रह गई। 300 से 400 तक के कपड़े खरीदने के बाद गंगा शालिनी को कपड़े की दुकान से ले आई, जिसके बाद वो तीनों एक शोरूम में गईं। एक्सीलेंट, ये है ना मेरे टेस्ट की ड्रेस। माँ जी मुझे ये ड्रेस चाहिए। कितने की है? ओनली 4000 की है माँ जी, दिलवा दीजिए ना। गंगा अपनी शहरी बहू को मना नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसने उसे 4000 रुपए की ड्रेस भी दिलवा दी। घर आते ही शालिनी ने अपना खरीदा हुआ कच्चा कपड़ा काटकर सिलना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा ने अपनी ड्रेस को लाकर कबर्ड में डाल दिया। 1-2 दिन बाद शालिनी ने सारे कपड़ों को सिल दिया, जिसके बाद उसके हाथों का सिला हुआ सूट पहनकर गंगा बोली, वैसे ठीक लग रहा है सूट तो। कपड़ा अच्छा हो तो सादा सूट सिलने में है ही क्या, यूं ही सिल जाता है। वैसे ये सूट बस कपड़े की वजह से ही अच्छा लग रहा है। सही कहा माँ जी, सिर्फ फैब्रिक से ही इसमें कुछ जान सी है। सही बोल रही है। अरे हाँ, वो मैं तुम दोनों को कुछ दिखाने आई थी। ये कार्ड हमारे मोहल्ले के सबसे अमीर सिंघानिया परिवार से आया है। बहुओं, वो लोग एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं, जिसमें तुम जानती हो बहुत अमीर अमीर लोग भी आने वाले हैं। मेरा तो कार्ड देखते ही मन बन गया था कि भाई मैं तो अपनी बहू को लेकर जाऊंगी। तुम दोनों तैयारी कर लेना, 2 दिन बाद चलेंगे। और हाँ, कपड़े वगैरह जितने ज्यादा अच्छे हो सके उतने अच्छे पहनना। गंगा की बात सुनकर दोनों बहुएं अपने लिए कपड़ों के बारे में सोचने लगी। एक तरफ पूजा थी जो कि मोबाइल पर ऑनलाइन कपड़े सर्च करने लगी। कौन सा ड्रेस लूं? मैं चाहती हूँ कि पार्टी की सारी स्पॉटलाइट मेरे ही ऊपर हो, लेकिन मेरी मर्जी का कुछ मिल भी नहीं रहा है। ये 50,000 वाली ड्रेस भी कुछ खास नहीं लग रही है, अब क्या करूं? एक तरफ पूजा थी जो महंगे महंगे ऑनलाइन कपड़े देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भले ही पार्टी अमीरों की है, लेकिन हम थोड़ी ही अमीर हैं। मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगी। मेरे पास जो बेकार साड़ियां पड़ी हुई हैं, चलो उनसे कुछ बनाती हूँ। शालिनी अपनी इमेजिनेशन से ही अपनी ड्रेस बनाने को सोचने लगी। शालिनी ने अपनी ड्रेस बनाने के लिए घर में सारे बेकार बेकार से कपड़ों को इकट्ठा कर लिया। उसने अपनी सभी साड़ियां भी निकाल ली और अब इनमें से मैं एक फूला हुआ गाउन बनाऊंगी, जिस पर मैं अपने बगीचे के फूलों से सजावट करूंगी। लेकिन सारा सामान घर में नहीं है, मुझे थोड़ी सी नेट और थोड़े से मोती चाहिए। शालिनी ने हिसाब लगाकर कम से कम खर्चे में अपनी ड्रेस को बनाना चाहा। उसने बाहर से बस थोड़ी सी नेट और थोड़ी मोती वगैरह खरीद लिए, जिसके बाद साड़ियों वगैरह को मिलाकर वो अपने घर में ही अपना गाउन सिलने लगी। बहुओं, पार्टी कल ही है, तुमने अपने पहनने को ड्रेसेस पसंद कर तो ली है ना? यस माँ जी, मुझे एक 70,000 की ड्रेस पसंद आई है, जो मैंने राघव जी से पूछकर बुक कर दी है। वो बॉडीकॉन ड्रेस है जो मेरे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा, और तू बता, तूने क्या सोचा है पार्टी में पहनने को? माँ जी, मैं तो घर में ही ड्रेस बना रही हूँ। वो बहुत ही बड़े और ऊंचे लोगों की पार्टी है। ड्रेस ऐसी बनाना जो मेरी नजरें शर्म से ना झुके, समझ आया? कभी पता चले अपने सिलने के चक्कर में मेरी बेइज्जती करवा दे। माँ जी चिंता मत कीजिए, ड्रेस अच्छा ही बनेगा।
शालिनी को अपने ऊपर भरोसा था। वो कामों से निपट कर अपनी ड्रेस पर काम करती थी और वो वक्त भी आ गया जब पार्टी में सभी को जाना था। पूजा ने अपनी 70,000 की ड्रेस पहनी, वहीं शालिनी ने अपने घर में बनाई हुई ड्रेस पहनी जिस पर उसने असली फूलों और पत्तियों से सजावट भी की थी, और दोनों ही अपने अपने कमरों से निकल आईं, जहां ये ड्रेस तूने खुद बनाई है? भगवान, कोई जवाब ही नहीं है इसका तो। कितनी सुंदर लग रही है। आपको अच्छी लगी माँ जी? चलिए अब पार्टी में चलते हैं। शालिनी की ड्रेस देखकर पूजा भी हैरान रह गई, तो वहीं गंगा काफी खुश थी। ऐसे ही पार्टी के जाते ही सभी की नजरें बस शालिनी की ड्रेस पर ही जम गई। अरे वाह, कितनी अच्छी ड्रेस है। कौन है ये ड्रेस तो लाखों रुपए की आई होगी। सभी लोग गांव के शालिनी की ड्रेस देखकर उसके दीवाने हो गए थे। बस फिर क्या था, आज के दिन अपनी कला से शालिनी ने लोगों के साथ अपनी सास का भी दिल जीत लिया। अब शालिनी के पास ऑर्डर पर कपड़े बनने को आते थे और गंगा भी शालिनी को पूरा सपोर्ट देती थी। तो वहीं अब पूजा भी बदल चुकी थी और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहे। जैसा कि आपने देखा कि इसमें एक छोटी बहू और एक बड़ी बहू, और जो छोटी वाली थी वो गांव की बहू थी और जो बड़ी बहू थी वो शहर की बहू थी। और इनकी सास इन दोनों में बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई करवाती थी और साथ में रहने नहीं देती थी, और ना ही वो शहरी बहू उसके साथ रहना चाहती थी। वे दोनों उसको गिरा हुआ समझते थे, गांव का समझते थे, तो इसलिए वो समझते थे कि गांव वाले ऐसे ही होते हैं। उसके बाद जब ये शॉपिंग करने जाते तब भी यही करते, उसके लिए 400-500 वाला लेकर दे देते, और जो शहरी बहू थी उसके लिए 4-5 हज़ार का ले करके देते। ऐसे ही जब कहीं जाने का होता तो वो अपने लिए 10-5 हज़ार की अच्छी सी साड़ी या ड्रेस वगैरह लाती। लेकिन जो गांव वाली बहू थी वो घर पर ही अपनी मशीन से कुछ बनानी। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद कहीं शादी में उनको जाना होता है, तो वो भी सोचती हैं कि चलो कुछ अपने आप से बनाया जाए। तो जैसे ही वो बनाने लगती हैं उसके ख्याल में आता है कि चलो कुछ ला करके इसमें मोती वगैरह फूल वगैरह भी लगाए जाएं। तो बाज़ार से जाकर मोती फूल वगैरह ख़रीद कर ले आती है। उसके बाद क्या था, उन सबको लगाती है और अच्छे से तैयार करती है। फिर वो दिन आता है जिस दिन उनको वहाँ जाना था। दोनों सास के सामने आती हैं। सास उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है। और उसके बाद जब वो शादी में जाते हैं तो वहाँ की औरतें देखकर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं। तो दोस्तों उसके बाद उन्हें भी लगता है और वो गांव वाली बहू को भी अपने साथ घुला मिला लेते हैं और साथ ही में रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कहानी लेकर आते रहें। थैंक यू। पति की मौत के बाद सुधा और उसकी बेटी प्रिया अपनी देवरानी और देवर के सहारे किसी तरह दिन काट रही थी। सुधा का देवर पीयूष तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसकी देवरानी बहुत खराब थी। वो उसको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। सुबह से बस इस फर्श को घिसने में लगी है। खाना क्या तेरा मरा हुआ पति बनाएगा ऊपर से आकर? खाना मैं अभी बना देती हूँ देवरानी जी, लेकिन मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा मत कहिए, और देवर जी के दफ्तर जाने से पहले ही खाना तैयार हो जाएगा। खाना तैयार हो जाएगा? आप ना दिन पर दिन काम चोर होती जा रही हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, समझी? चल अब जल्दी से जाकर खाना तैयार करो। बेचारी जेठानी खाना बनाने चली जाती है। उसकी देवरानी हर रोज का काम बस उसी से लेती थी। ऐसे ही समय बीता। सुधा सारा काम अपनी जेठानी और उसकी छोटी 8 साल की बच्ची से लेती। एक रोज सुधा लगातार काम करने के कारण काफी थक जाती है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिससे उसे तेज बुखार हो जाता है। उस रोज वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। ये देख देवरानी गुस्से में आ जाती है। क्या है ये सब जेठानी जी? सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो। आज काम करने का इरादा नहीं है क्या? अंकिता, मेरी तबीयत काफी खराब लग रही है। सर में तेज दर्द भी है।
आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ये सुनकर तो देवरानी गुस्से में आ जाती है। वाह जी वाह, ठूस ठूस कर खाने में तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ऐसे काम करने में तुम माँ बेटी को तकलीफ होती है। मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी, समझी? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दोनों माँ बेटी यहाँ से चलती बनो। अंकिता उनके सामान की पोटली उठाकर फेंक देती है, साथ ही उन दोनों को घर से भी निकाल देती है। ऐसा मत करो देवरानी जी, मेरी बच्ची के बारे में तो सोचो, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? वैसे भी मैं यहाँ जितना काम करती हूँ उतना कहीं और करूँ तो हमें 2 वक्त की रोटियां तो मिल ही जाएंगी। अच्छा, मुझ पर एहसान जताती है। मिल ही जाएंगी तो यहाँ क्या कर रही है? निकल यहाँ से और भीख मांग कर खा। सुधा अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर चली गई। बुखार से तपती हुई वो लगातार अपनी बेटी के साथ पैदल चलती रहती है, लेकिन कुछ दूरी पर चलते चलते उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। पानी पानी, माँ तुम यहीं रुको, मैं भागकर पानी लाती हूँ। प्रिया भागते हुए पास की नदी में जाती है और वहाँ पड़ी एक प्लास्टिक बोतल में पानी लेकर आती है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो सुधा वहाँ नहीं होती। माँ कहाँ चली गई तुम? माँ, मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। अब प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। वो आस पड़ोस के लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछती है। साहब क्या आपने मेरी माँ को देखा? मैं क्या तेरी माँ का नौकर लगाऊं जो उस पर नजर रखूं? चल भाग यहाँ से, धंधा करने दे। फिर प्रिया रोते हुए अपनी चाची के घर आ जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मुझे तो लगता है वो अपने यार के साथ भाग गई होगी। ऐसा क्यों बोलती है? क्या पता वजह कुछ और हो। और प्रिया बेटी, अब तुम यहीं रहो हमारे साथ। मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगी। इसकी माँ तो अपने यार के साथ भाग गई, लेकिन मैं इसका ख्याल रखूं? नहीं। अरे तुम्हारा क्या जाता है, यहाँ रहेगी तो 2 सूखी रोटी दे दिया कर, बदले में घर का सारा काम करवा लिया कर। ये सुनकर देवरानी खुश हो जाती है। अब वो प्रिया से दिन रात काम करवाती रहती और अपने बेटे का जूठा बासी खाना उसे खाने को देती। मैं नहीं खाऊंगी ये जूठा खाना। ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, समझी? अगर तुझे यहाँ रहना है तो जूठा और बासी खाना ही खाना पड़ेगा। अब वो उसे बासी खाना खाने को ही देती। भूख से मजबूर उसे अब वो खाना ही खाना पड़ता है। एक रोज देवरानी का बेटा अंकुश अपनी माँ से जिद करता है। माँ, मुझे मैक्रोनी खानी है। मेरे स्कूल के थोड़ी दूर पर एक ठेला है, सुना है वहाँ की मैक्रोनी बहुत ही अच्छी होती है। पापा को बोलो हमें लेकर चले वहाँ। सुना है वहाँ बहुत लोगों की भीड़ आती है उसकी मैक्रोनी खाने। अच्छा, फिर तो मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ कि वो शाम को जल्दी घर आ जाए और हमें वहाँ लेकर चले। अंकिता अपने पति को फोन कर देती है। मैक्रोनी खाने का तो मेरा भी बड़ा मन है। ठीक है, मैं शाम को जल्दी घर आऊंगा, तब चलेंगे उस ठेले पर। शाम को वो सभी उस ठेले पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी प्रिया बोलती है। चाचा, मैं भी मैक्रोनी खाने जाऊंगी, मेरा भी बड़ा मन है। हाँ, जैसे तेरा बाप तो जायदाद छोड़कर गया है ना। क्यों गुस्सा करती हो अंकिता? चलने दो, इसे भी बच्ची है, इसका भी मन होगा। अब वो सभी उस ठेले पर मैक्रोनी खाने चले जाते हैं जहाँ काफी लंबी भीड़ लगी हुई थी। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ तो। ऐसे में तो रात तक नंबर आएगा। ऐसा करते हैं, आज कहीं और से कुछ खा लेते हैं, यहाँ हम फिर किसी दिन आएंगे। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी कुछ ग्राहक आपस में बात करते हुए। गजब स्वाद है इस मैक्रोनी वाले के हाथों में। इतनी टेस्टी मैक्रोनी तो हमने आज तक नहीं खाई। ये सुनते ही देवरानी के कान खड़े हो गए। क्या सचमुच में इतनी अच्छी मैक्रोनी है यहाँ की? अब तो हम खा कर ही जाएंगे, फिर काफी देर तक इंतजार भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। अब वो भी ठेले पर नंबर लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर जैसे ही उनका नंबर आता है तो ठेले पर खड़ी औरत को देख वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सुधा ही थी। सुधा को देखते ही प्रिया भागकर अपनी माँ के पास जाती है और उससे लिपट जाती है। माँ तुम जिंदा हो माँ? और तुम यहाँ कैसे? उस दिन तुम चक्कर खाकर गिर गई थी, फिर कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा माँ, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। बेटी, उस दिन मैं जब तेज तबीयत खराब होने के कारण वहाँ पड़ी हुई थी तब। मुझे बचा ले प्रभु, मेरी बच्ची को अनाथ मत होने देना। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी ठेला लेकर आ रहा था। अरे बेटी, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई पानी देता हूँ। लेकिन मैं कुछ कहने सुनने की होश में नहीं थी। फिर ये बाबा मुझे जैसे तैसे अपने घर ले आए। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने मुझे यहीं अपने साथ ही रहने दिया और साथ ही मुझे ये बढ़िया मैक्रोनी भी बनानी सिखाई। हमने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिली बेटी। मैं चाचा के घर वापस चली गई थी माँ, मुझे लगा तू वहाँ कभी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने तुझे वहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तू आ गई है ना,
तो अब तू अपनी माँ के साथ ही रहेगी। नहीं भाभी, आप दोनों हमारे साथ अपने घर वापस चलिए। इन बाबा को यहीं छोड़िए। अब हम खुद का रेस्टोरेंट खोलेंगे। आप उसी में मैक्रोनी बनाकर बेचना और हम खूब पैसे कमाएंगे। नहीं, मैं बाबा को धोखा नहीं दे सकती। जिस आदमी के कारण आज मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, जिसने मुझे छत दी, आप चाहते हो मैं उसे ही धोखा दूं? कभी नहीं। अब मेरे ठेले पर आए हो तो मेरे हाथ की मैक्रोनी खाते जाओ, लेकिन हमारे वापस आने का ख्याल अब अपने दिमाग से निकाल दो। अंकिता देखती है कि कैसे उसकी अनपढ़ जेठानी इतनी टेस्टी मैक्रोनी बेचकर पैसे कमा रही है। अब उसे अपनी करनी पर पछतावा तो बहुत था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती देखा। और अब दोनों माँ बेटी उस बूढ़े बाबा के साथ खुशी खुशी रहती हैं। इस दुनिया से चले गए और ये लड़की और इसकी माँ अपने चाचा के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, और इसके चाचा इस लड़की के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे और कुछ दिनों बाद इस लड़की की माँ भी इससे दूर हो जाती है। तो इसके चाचा और इसकी चाची इससे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। वो अपने बच्चे को तो बहुत प्यार से रखते हैं पर इसे कभी भी प्यार से नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ये लोगों का मैक्रोनी खाने का मन करता है तो ये बाज़ार जाते हैं। वहाँ पे ये किसी की स्टॉल देखते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो ये सोचते हैं हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि कोई कह रहा है कि यहाँ के मैक्रोनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो ये लोग वहाँ पे रुक जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो उसी की मम्मी है जो बहुत दिनों पहले गुम हो गई थी। और ये इससे कहते हैं कि चलो वापस घर चलते हैं, लेकिन वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी और अपनी बच्ची को भी अपने पास रख लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी कहानी के साथ। अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्णव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्णव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना 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 बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है, खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्णव की मम्मी और अर्णव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली। अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हूँ।
रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है, फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है, उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर ओवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मेयोनीज और टमाटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्णव अपनी माँ से कहता है, छी माँ, ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लिट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा। इतनी लाल मिर्च छोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू ला झट से प्लेट में निकाल। अर्णब और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी ना दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं। तू ना उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ ना बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी। हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है। आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं? अब पर माँ जी, मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं। सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे ये कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा,
जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे इस लड़की की माँ को एक ऐसी बहू चाहिए थी जिसको मॉडर्न खाना बनाना आता हो। दाल चावल तो सभी को आता है। इसी से रिलेटेड ये अपनी सहेली के पास गई, उससे इसी के बारे में बताया। तो उसने अपनी बेटी को उससे मिलवाया और उसने अपनी बेटी से कहा, तुम झूठ मूठ कह देना, बाकी मैं संभाल लूँगी। फिर आपने देखा कि कैसे उसने झूठ बोलकर उसको बताया कि मैं सब कुछ बना लेती हूँ, और उन दोनों की शादी भी तय हो गई। कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद उसके पति ने कहा कि चलो आज तुम कुछ बनाकर हमें खिलाओ। तो दोस्तों, उसने ऐसे ही जाकर उल्टी सीधी चीज़ बनाकर लाकर रख दी। उन्हें भी कुछ खाने का पता नहीं था, तो उन्होंने भी उसे खाया और कह दिया हाँ बहुत अच्छा है। और उन्हें पता ही नहीं था कि मॉडर्न खाना होता कैसा है। उसके बाद उन्होंने उसे पास्ता वगैरह भी बनवाया और उसने ऐसे ही बना कर उन्हें सारी चीज़ें खिलाते रहे। और उन्हें पता ही नहीं चलता था कि ये सब जो बनाती है गलत बना देती है, लेकिन उन्होंने मॉडर्न खाना कभी खाया ही नहीं था। कुछ दिनों बाद उनके घर में मेहमान आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा जानते थे कि कैसे खाना होता है मॉडर्न और नहीं। तो उन्होंने खाया और बताया कि ये तो वो है ही नहीं जो ये इतने दिनों से खा रहे थे। तो उसकी बहू उसको सारा सच बता देती है और माफ़ी भी मांगती है। उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगते हैं और अच्छे से समय बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।